हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शीशु क्लासेस। आज आप हैं इस वीडियो में चैप्टर 5 के लिए और आप इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है राज्य राजा और एक प्राचीन गणराज्य। जैसा कि आपने अभी तक चैप्टर 4 तक पढ़ा होगा, आज इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे चैप्टर 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को शेयर कर दें और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो ज़रूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और लास्ट में इस वीडियो को ज़रूर पूछें आप कि इस वीडियो में आपके पास क्या डाउट्स रह गए हैं, और इस वीडियो को एंड तक भी ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि वोटिंग का टाइम है यहाँ पर, और यहाँ पर एक लड़का है शंकरन, और वह सुबह उठकर देखता है कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। शंकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों हैं। जैसा कि आपने अभी जो डेली लाइफ है और आज के टाइम पे अगर हम वोट डालते हैं तो आज भी ऐसा ही देखा जाता है, क्योंकि वो इसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर लेते हैं कि उन्हें ये काम करना है, तो क्यों ना ये काम जल्दी किया जाए और हमें अपनी सरकार चुनने में अपना योगदान भी तो देना होता है। तो इसी वजह से वो सोचता है कि आखिर ये इतने उत्साहित क्यों है। हालांकि उसको पता नहीं होता, और उसके नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि कुछ लोग शासक कैसे बनते हैं, यानी जो भी पहले राजा होते थे किसी राज्य के, और आज के टाइम पे अगर कोई पीएम है, सीएम है या कोई विधायक सांसद, तो वो कैसे चुने जाते हैं। तो आज हम प्राचीन तरीके से वे लोग कैसे शासक बनते थे, इस बारे में यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं, लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे, ये है हमारा यहाँ पे सवाल। तो आपने चैप्टर 4 में पढ़ा होगा कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, परंतु ये लगभग 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन यानी कुछ चेंजेस आए, और कुछ लोग हैं जो बड़े बड़े यज्ञों का आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। और अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था जिसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्रता विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था, और इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहाँ अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई लेनी पड़ती थी। जैसा कि आपने रामायण के टाइम पे भी देखा होगा कि कैसे लव कुश ने अश्वमेध घोड़े को रोका था, और श्री राम के सभी सैनिक और बल्कि राम भगवान से भी लड़ाई की थी। और अगर आप घोड़े को जाने देते हैं यानी अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया, तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ होने वाले राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली होते थे, या इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था, और इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित भी किया जाता था। और अश्वमेध यज्ञ जो भी करते थे वे राजा बहुत शक्तिशाली माने जाते थे, और यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार भी लाते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था, और उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था, और युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। और यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था, और राजा के आगे जो सगे संबंधी, खासकर उसकी रानियों तथा पुत्रों को भी बहुत से छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे, तथा सारे जितने भी आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की सारी प्रक्रिया को देखना ही था। और राजा के ऊपर जितने भी जल के छिड़काव होते थे, जो पवित्र जल होते थे, और उनके साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान भी होता था, जिसमें विष अथवा वैसे जैसे सामान्य लोग उपहार लेते थे, जिन्हें वे शूद्र मानते थे, और उन्हें बहुत सारे अनुष्ठानों में शामिल भी नहीं किया जाता था। यानी यहाँ पर निष्कर्ष यही निकलता है कि इन अनुष्ठानों में जितने शूद्र लोग यानी नीची जाति के लोग थे, उन्हें इन अनुष्ठानों में नहीं शामिल किया जाता था। अब बात करते हैं वर्ण की। जैसा कि आप नीचे देख रहे हैं, इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्रों में बहुत सारे ग्रंथ रचे गए, जैसे ऋग्वेद आपने पिछले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया है, जिसमें 4 वेद हैं। यहाँ पर ऋग्वेद के बारे में बताया गया है कि इसमें रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते थे, और उनके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल है, जिनमें पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं, और इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया
हैं। उस समय समाज में ऐसे बहुत सारे समूह थे जिनमें पुरोहितों, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। और जहाँ कुछ जितने भी योद्धा और वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान होते थे और दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले शिकारी तथा भोजन संग्राहक निर्धन थे। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जितने भी पुरोहित थे उन्होंने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया, जिन्हें वर्ण कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आता है कि वर्ण से आप क्या समझते हैं, तो वर्ण ये थे जिन्हें जातियों में यानी वर्णों में विभाजित लोगों को किया गया था, 4 वर्गों में किया गया। और इनके आधार पर आप देखेंगे कि यहाँ पर 4 वर्ग हैं, 4 वर्ण हैं। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित किए गए। पहला वर्ण ब्राह्मणों का था और उनका काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन करना, यज्ञ करना और इनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। दूसरा स्थान शासकों का था, जिन्हें हम क्षत्रिय कहते हैं, यानी पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय कहा गया और उनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। जैसे महाभारत में आपने देखा होगा, जितने भी धर्म युद्ध हुए वे क्षत्रियों के बीच में हुए और धर्म युद्ध उन्हें कहा गया। और तीसरे स्थान पर यहाँ पर वैश्य वैश्य हैं, जिनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते हैं। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था, यानी लास्ट जो वर्ण है वे शूद्र हैं। इनका काम 3 वर्णों की सेवा करना, यानी ऊपर जितने भी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य हैं उनकी सेवा करना, और इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार भी नहीं दिया जाता था। और ये औरतों को भी शूद्र के समान माना गया है। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार बिल्कुल नहीं था। तो देखा आपने पहले किस तरह से लोगों के बीच वर्ग बनाए गए और वर्गों के अंतर्गत यहाँ पर वर्ण के आधार पर कुछ लोगों को कुछ अधिकार नहीं दिए गए। और इनके अनुसार सभी वर्णों को निर्धारण जन्म के आधार पर किया जाता था। और उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे, ब्राह्मण यानी माता पिता की संतान अगर ब्राह्मण ही होती थी तो बाद में यहाँ पर जो लोग थे वे अछूत माने बाद में जो लोग थे वे अछूत माने गए। और अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्राहक शामिल थे। साथ ही इनमें वे लोग भी आते हैं जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे, जिन्हें लोगों के संपर्क में अपवित्र माना जाता था। और कई लोग यहाँ पर लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई हुई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि ये बहुत ही गलत है। और इसी वजह से कुछ लोग होंगे जो थे उन्होंने इस व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। और कुछ राजा यानी स्वयं को श्रेष्ठ मानने वाले थे, और कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। और इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। और इसी आधार पर लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप में पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी, जहां पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित होता गया। अब बात करते हैं, आपने पढ़ा वर्ण व्यवस्था, और वर्ण व्यवस्था का विरोध किस प्रकार हुआ, कैसे लोगों ने किया और क्यों किया, तो आपने यहाँ पर ये जाना। अब बात करते हैं जनपद यानी महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है जन में बसने की जगह होता है, यानी कुछ महत्वपूर्ण जनपद आप यहाँ पे मैप में देखेंगे कि कैसे इन जनपदों की बहुत सारी बस्तियां हुई, वहाँ पर खुदाई हुई। और दिल्ली में पुराना किला, उत्तर में मेरठ के पास हस्तिनापुर तथा एटा के पास अंतरजी खेड़ा इनमें प्रमुख है। और खुदाई से पता चला है कि यहाँ पे लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें भी उगाते थे। तो ये सारे तो मेन पॉइंट्स थे कि यहाँ पे इनका रहन सहन कैसा था और किस प्रकार इन्होंने अपना डेली का जो जीवन है वो निर्वाह करते थे। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे और इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। और इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसे कि इनके नाम से ही स्पष्ट है कि इन बर्तनों पर चित्रकारी की जाती है और ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है। तो आपने देखा कि यहाँ पर किस प्रकार बर्तनों का भी वर्णन किया गया है। अब बात करते हैं महाजनपद। अभी आपने पढ़ा जनपद, अब यहाँ पर बात करते हैं महाजनपद की, जो करीब 2500 साल पहले की बात है। और यहाँ पर
कुछ जनपद जो अधिक महत्वपूर्ण हो गए इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। यानी जनपदों में जितने भी जनपद थे उनमें कुछ जो मेन इंपॉर्टेंट थे उन्हें महाजनपद नाम दिया गया। और महाजनपदों को यहाँ पर दिखाया भी गया है नीचे मैप में। अधिकतर महाजनपद की एक राजधानी होती थी और कई राजधानियों में बहुत सारी यहाँ पर किलेबंदी भी की गई, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई ताकि यहाँ पर सुरक्षा किया जा सके। और ऐसा प्रतीत होता है कि आक्रमण से डरकर, यानी सुरक्षा जैसा कि अभी मैंने बताया आपको, इसलिए यहाँ पर इसका निर्माण किया गया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे जनपद, जैसे गंगाधर, झेलम नदी, चेनाब नदी, ये सारी नदियों के नाम है। कौशाम्बी, कौशल, हस्तिनापुर, पांचाल, अवंती, उज्जैन, ये सारे जनपद यहाँ पर, मगध जिनमें इम्पॉर्टेंट है, अंग, वजी, ये सारे इम्पॉर्टेंट जनपद और महाजनपदों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। इस तरह किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था और इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता भी पड़ती थी और लोगों लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था ताकि इनको बिल्कुल बाहर से एक आवरण की तरह ढक दिया जाए। और इसमें हजारों स्त्री पुरुषों तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया, यानी बहुत परिश्रम किया, और इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती ही होगी। अब राजा सेना रखने लगे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था और कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में किया जाता। और इन सिक्कों के बारे में आप अगले चैप्टर में, यानी 8th चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौशाम्बी किले की दीवार के बारे में बताया गया है कि कैसे यहाँ पर आधुनिक उत्तर प्रदेश के अलावा इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार का अवशेष यहाँ पर पाया गया और इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था। तो ये जो आप दीवार यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर कोई इंसान भी है, इसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। अब बात करते हैं कर, यानी टैक्स। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और यहाँ पर बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता हुई और अंततः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। यानी सिर्फ पहले, अगर ये ऐसा आप देखेंगे कि पहले के टाइम पे इन्हें, यानी जो जितने भी उपहार रहते थे उनसे उम्मीद होती थी कि जो भी बाहर से लोग आएंगे उनके लिए उपहार लेंगे, लेकिन उन्हें अब इस पर निर्भर वे नहीं रहते थे। अब ये टाइम टू टाइम अपने टैक्स लिया करते थे। जैसे फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण होते थे क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे और प्राय उपज का 1/6 हिस्सा टैक्स के रूप में निर्धारित किया गया, जिसे भाग कहा जाता था। और कारीगरों के ऊपर भी टैक्स लगाए गए जो प्राय श्रम के रूप में चुकाए जाते थे, यानी उन्हें टैक्स ना देकर उनसे मेहनत करवा लिया जाता था। जैसे कि बुनकर, लोहा और सुनार को राजा के लिए महीनों में एक दिन काम करना पड़ता था और पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में टैक्स देना पड़ता था और व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी पड़ती थी। तो ये थे आपके कुछ पॉइंट्स जहाँ पर ये टैक्स देते थे इन तरीकों से। अब बात करते हैं कृषि में परिवर्तन, यानी जो कृषि था उसमें परिवर्तन कैसे हुए, पहले के टाइम के अकॉर्डिंग अब इसमें कैसे चेंजेस आए। जैसे आप देखेंगे इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। जैसे हल के फाल अब लोहे के फाल बनने लगे थे, यानी जो हल होता था अब वो लोहे के बनने लगे थे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के जो फाल होते थे वे आसानी से खोद सकते थे, जोत सकते थे और इससे फसलों की उपज अच्छी बढ़ गई थी। और अब जो दूसरा परिवर्तन है उसके बारे में बात की गई है। लोगों ने धान के पौधों को रोपण शुरू किया और अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धन उपजाने के बजाय धान का पौधा तैयार कर उनका रोपण भी शुरू किया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती थी, जैसा कि आप देख सकते हैं, और ये काम ज़्यादातर दासी तथा भूमिहीन खेती हर मजदूर किया करते थे, जिन्हें कमकार कहा गया।
सूक्ष्म निरीक्षण यानी इसका कहने का अर्थ यह है कि कैसे यहाँ पर डीपली यानी अंदर तक जाकर इसका निरीक्षण करना। जैसे लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण, मैंने ऊपर बताया आपको अभी मैप में कि मगध सबसे इम्पोर्टेंट महाजनपद के नाम से जाना जाता है और गंगा सोन जैसी नदियाँ मगध से होकर बहती हैं। यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियां तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी थे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप समझ जाइए कि यही सारे चैप्टर्स को आपको अच्छे से अभी से याद रखना है, क्योंकि आने वाले 11th और 12th क्लास में भी यही सारी चीज़ें रिपीटेड है और इन्हीं आंसर्स को आपको लिख के बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स, स्कोरिंग मार्क्स आप उसमें ले सकते हैं। तो इस बिल्कुल ही वीडियो को स्किप ना करते हुए और अच्छे से इन चीज़ों को आप बिल्कुल लर्न करते जाइए। तो जैसा कि आपने देखा अभी कि मगध बहुत ही शक्तिशाली जनपद था और इसमें बहुत ही शक्तिशाली शासक जैसे बिंबिसार और अजातशत्रु हुए, जो अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। और महापद्मन और एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया था और बिहार में राजगृह, आधुनिक राजगीर, और इसमें बहुत सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र, आज का पटना, यानी पहले पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था और अब यह पटना के नाम से जाना जाता है। जैसे पहले राजगृह और आज के टाइम पे राजगीर के नाम से जानते हैं। ऐसे ही पढ़ेंगे आपके 2300 साल पहले ही जो बात हुई थी कैसे कि मैसेडोनिया, आपने सीरियल भी इसका देखा होगा, सिकंदर वर्सेस पोरस, तो इसी में ऐसा ही है। मैसेडोनिया का राजा सिकंदर विश्व पर विजय करना चाहता था और पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया और इस बात से वे भयभीत थे कि भारत के शासक के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। अब बात करते हैं वज्जी। जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य था और उसके नज़दीक ही एक वज्जी राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली यानी बिहार में थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते थे। गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता था और संघ का अर्थ होता है संगठन, यानी उनका एक सभा होना। तो नॉर्मल वर्ड्स में तो ये बहुत इजी है, लेकिन इनको याद रखना कि इनका मतलब क्या है ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो गण या संघ में बहुत सारे शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे जिनमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा भी कहलाता था और ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे और स्त्रियां, दास तथा कमाकार यानी जितने भी भूमिहीन दास थे इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे, यानी इन लोगों को इन सभाओं से अलग ही रखा जाता था। और बुद्ध तथा महावीर, जिनके बारे में भी आप 6 चैप्टर में पढ़ेंगे, तो उसके लिए रेडी रहिएगा। और इन दोनों ने ही गण तथा संघ से संबंधित थे दोनों। और बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है, यानी संघ के बारे में आप पढ़ेंगे ज़्यादा से ज़्यादा किसमें, बौद्ध साहित्य में। वज्जी संघ का यह वर्णन दीर्घ निकाय से लिया गया है, जो नीचे अजातशत्रु के बारे में बताया गया है। यह बुद्ध के व्याख्यान, जिसमें बुद्ध के भी व्याख्यान दिए गए हैं और करीब 2300 साल पहले इसे लिखा गया। अजातशत्रु यानी वज्जी संघ अजातशत्रु पर आक्रमण करना चाहते थे और उन्होंने अपनी मंत्री वसाकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती है तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्हें कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे और पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे और बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। तो ये थे कुछ यहाँ पे नियम जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि ये उन्नति कर सकते हैं।
और वज्जी महिलाओं के लिए यहाँ पर 3 पॉइंट्स और है। वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक भी नहीं बनाएंगे। शहरों तथा गांवों में चैत्यों का रख रखाव करेंगे और विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने पर या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, लेकिन पहले के टाइम पे भी ये सारे रूल्स रेगुलेशन अगर होते तो लोग पीछे क्यों होते। तो यही यहाँ पर चिंता का विषय है। जैसे आप देखेंगे कि बहुत सारे शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे और इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा और इसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। इसके बारे में भी आप 10th चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें थी जो आपने यहाँ पर पूरी डिटेल में नहीं पढ़ी है, क्योंकि इनके बारे में थोड़ा ज़्यादा हो जाता इस चैप्टर में, इसीलिए आप अलग अलग चैप्टर में इनके बारे में पढ़ेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर एटलस के बारे में। एथेंस नाम है जो लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। यह व्यवस्था लगभग 200 सालों तक चली और इसमें 30 साल से ऊपर के सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर से कम 40 बार बुलाई जाती थी और इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे और शासन के कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरियां द्वारा की जाती थी। यानी अगर किसी को शासन बनाना है तो वहाँ पर लॉटरियां खेली जाती थी, तभी सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी और औरतों को नागरिकों का दर्जा नहीं मिलता था। यानी पहले के टाइम पे भी आप देख सकते हैं कि कैसे औरतों को बिल्कुल पीछे रखा गया और उन्हें कुछ भी नहीं समझा गया। व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। एथेंस में खदानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। तो आपको ये चैप्टर कैसा लगा? ये था आपका पूरा चैप्टर। इसके बारे में अगर कुछ भी डाउट्स हो तो आप वीडियो के एंड में पूछिएगा। कहाँ पूछिएगा? आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। देखते हैं क्वेश्चन आंसर। जैसे अश्वमेध के घोड़े को अपने राज्य से गुजरने की छूट देने वाले राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था या नहीं, तो इन सब के आपको आंसर देने हैं। जैसे राजा के ऊपर सारथी पवित्र जल का छिड़काव करते थे, तो हाँ। पुरातत्वविदों को जनपदों की बस्तियों में महल मिले हैं या नहीं। चित्र धूसर पात्रों में अनाज रखा जाता है या नहीं। महाजनपदों में बहुत से नगर किलाबंद थे। तो ये सारी चीज़ें अगर आपने चैप्टर ध्यान से पढ़ी होगी तो आप ये आंसर्स बिल्कुल ही आराम से पुट आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए आखेटक संग्राहक कौन होते थे। जैसा कि मैंने बताया है कि जो जगह जगह जाकर अपने लिए खाने पीने का सामान को इकट्ठा करना और रहने के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं तो उन्हें आखेटक संग्रह कहा गया। और जो शिकार करते हैं, मेनली यहाँ पर शिकार का वर्ड आना जरूरी है। कृषक कौन होते थे? व्यापारी क्या थे? कौन थे? शिल्पकार और पशुपालक कौन थे? तो ये महाजनपद का राजा। तो इसके अंदर भी आप फिल अप करिएगा। समाज के वे कौन से समूह थे जो गणों की सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे? तो यहाँ पर तो आप बेसिकली शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। जैसा कि इनमें औरतें यहाँ पर बिल्कुल कॉमन सी चीज़ है जो हर जगह पीछे छोड़ी गई है। तो यहाँ पर आप ये आंसर लिख सकते हैं। बाकी जितने बहुत सारे दास भी हुआ करते थे। यहाँ पर कुछ आप मेन डेट्स देखेंगे। जैसे लगभग 3000 साल पहले नए शासक आए और महाजनपद 3000 साल पहले। सिकंदर का आक्रमण भी 2300 साल पहले बताया गया है और गण या साम्राज्य का अंत भी 150 साल पहले बताया गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जो बेसिकली बहुत ईजी हैं और आप पढ़ें और इसे देखिए, पुट आउट करें। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप आंसर्स के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर भी कुछ वीडियोस बना दी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।